पंख तेरे हैं हाजिर है आप सभी के बीच। हाथ में जो है सदियों खनकती रही, वो है भालाओ बरछी से कम भी नहीं। खनखनाहट से ताकत को मत आकिए, चूड़ियां शस्त्र हैं बस सजावट नहीं। है कि अगर इस उम्र में लिखते हैं तो श्रृंगार लिखते हैं। आपने महिला सशक्तिकरण कैसे? इंजीनियर और लेखिका, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा मैं मोल्ड करूंगी कि यदि मैं लेखिका नहीं होती, वो तो उड़ान तो तब संभव है जब पंख हो। क्या आप जानते हैं कि वो तो देख रहा है भाई, कोई देखे चाहे ना देखे वो तो चुकाएगा, क्योंकि अब ये जो भी माही है ये ग्वालियर की बदौलत है। आप एक लेखिका की बहन होने में कैसा अनुभव कर पा रहे हैं? ऐसे महान व्यक्तित्वों के सानिध्य में बड़ा होना ही बहुत गर्व की बात है। आप लेखिका होने का अनुभव बताइए। लेखिका होना अपने आप में बड़ा सुखद अनुभव है। मतलब किताब और सोशल मीडिया, ये दो ही चीजें हैं जो समाज में बदलाव ला सकती हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है देवता भी वहीं निवास करते हैं। नमस्कार, ये है BGT 50 पॉडकास्ट। यहाँ बातें होती है दिल और दिमाग के साथ। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वुमेन्स वीक में आज हम चर्चा करेंगे एक लेखिका से, जिन्होंने अपनी किताब पंख तेरे हैं में महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की है, अपनी लेखनी में महिला सशक्तिकरण को दर्शाया है, अपने विचारों को अपनी लेखनी में प्रदर्शित किया है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। कहते हैं शब्दों में दुनिया बदलने की ताकत होती है। अगर ये शब्द किसी महिला के कलम से लिखे गए हो तो ये दुनिया को नई सोच और नई दिशा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है माही शुक्ला, जो है एक लेखिका। तो चलिए हमारे इस वीडियो में हम माही शुक्ला से चर्चा करेंगे। आपका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना परिचय दे दीजिए और अपनी लेखन यात्रा के बारे में बताइए। तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। परिचय में सिर्फ इतना, जब लिखना शुरू किया था तब लिखा था कि मैं लिखूं तो लिखूंगी धरती चमन, तुम लिखो तो सावन गज़ल लिख के आना। मैं लिखूं तो लिखूंगी हरदम वतन, तुम लिखो तो केवल एक वाह लिख के लाना। तो नमस्कार, जैसा कि आप सब जानते हैं मेरा नाम है माही शुक्ला और बालाघाट ज़िले की रहने वाली हूँ। साथ ही 24 वर्ष की आयु में ये मेरी दूसरी किताब है। जब पहली किताब लिखी थी तब 16 वर्ष की मैं थी। और यात्रा, कुछ कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिसे हम नहीं चुनते, वे हमें चुनते हैं। तो ये एक वैसा ही कुछ रास्ता है जिसे मैंने नहीं चुना, ईश्वर ने मेरी खातिर चुना है। इंजीनियरिंग की छात्रा बनी, क्लैट करने की कोशिश में न जाने कब पॉलीटेक्निक हो गया और पॉलीटेक्निक से कब इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, मैं भी नहीं जानती। पर हाँ, लेखन ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। कक्षा 10वीं में भी और उससे पहले भी लोग गाड़ियों में अक्सर घूमा करते हैं तो गाने सुना करते हैं, ट्रेंडिंग गाने सुना करते हैं। हम जब गाड़ियों में घूमा करते थे बचपन में भी, 7वीं 6वीं के बच्चों को क्या ध्यान होता है, पर जब उस कक्षा में भी थे तो गाड़ियों में जब जाते थे तो कवि सम्मेलन बजाया करते थे। कहीं ना कहीं ये सारी यात्रा की शुरुआत उन कवि सम्मेलनों की देन है जो हमने सुना, और अब वही गाड़ियाँ चल रही हैं आगे। क्या लेखन आपके लिए जुनून है या पेशा? देखिए, ये एक बड़ा जटिल सवाल है। लेखन पेशा होना और लेखन जुनून होने में अलग बात है। मैं बता दूं, लेखन आप पेशा बना नहीं सकते, लेखन जुनून ही हो सकता है, क्योंकि वो एक धुन होती है। जब आप डायरी पेन लेके बैठ जाएंगे और आप सोचेंगे कि आज तो मैं बिल्कुल लिख ही डालूंगा कुछ ना कुछ, तो ऐसा नहीं होता। वो तो कभी ना कभी एक जुनून सा चढ़ता है और शब्द अपने आप प्रस्फुटित होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जुनून ही है जो यहाँ तक ले आया है। जैसे कि आपने बताया आपने पहले भी किताब लिखी है, तो आपकी पहली किताब का क्या नाम है? पहली किताब का नाम टीनेज राइटर था, क्योंकि तब तो सिर्फ महज 16 वर्ष के थे, 10वीं कक्षा बस पास की ही थी, तो उसका इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं हो पाया था। अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे वो आज भी अवेलेबल है। टीनेज राइटर में जो भी टीन एज के अंदर मैंने लिखा था,
कहानी, कविताएं, गद्य, पद सब कुछ उसमें लिखा है। और कहीं ना कहीं वो हर टीनेजर को पढ़ना चाहिए वाली किताब है। लेखन की का जो जुनून, आपने कहा कि आपके अंदर जुनून है, वो आपको कहाँ से आया? वही जो गाड़ियों में घूमते घूमते कवि सम्मेलन चलते रहे, उसी से फिर क्योंकि मम्मी राजनीति में है, उन्होंने आके कुछ चीज़ें घर में आके बताई कि आज वहाँ पे कार्यक्रम था, कुछ ऐसा हुआ वैसा हुआ, उस महिला ने वो समस्या बताई। तो कहीं ना कहीं फिर अपने दिमाग में हम लोगों ने रचना शुरू कर दिया कि यार इसकी कविता याली बड़ी प्यारी है, उसकी कविता वाली बड़ी प्यारी है। तो बहुत सारे बड़े बड़े कवियों की कविताएं तो मैंने ऐसी मुखाग्र कर ली थी 7वीं कक्षा में। कविता तिवारी जी की बहुत सारी कविताएं ऐसी कि मैं उसको, जब आप खड़ा कर दीजिए नींद से उठा के कोई बोलेगा कि कविता पढ़ो, तो हरिओम पवार जी की कविता, कविता तिवारी जी की कविताएं, ये तो बस यूं ही चलने लगती थी। तो कहीं ना कहीं जो आप सुनने लगते हैं ना, आप वही गढ़ने भी लगते हैं। तो मुझे वही लगता है कि वही देन है मेरी काव्य यात्रा की। मतलब ऐसे कोई लेखक या लेखिका नहीं है जिनसे आप प्रेरित हुए? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो हमें उनकी कोई कविता सुना दीजिए। वही खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्योंकि जब मम्मी अक्सर किचन में खाना बनाया करती थी, हाँ। तो उन्होंने कभी बाहरी चीजें ज्यादा शेयर नहीं करी। उन्होंने महिलाओं की शक्तियां ही हमेशा, मतलब कोई महिला खाना बना रही है और वो अपने बच्ची को कविता सुना रही है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो उसकी बच्चियां और क्या करेंगी। आपकी लेखन यात्रा में आपको पारिवारिक और सामाजिक किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो देखिए, वाजिब सी बात है, कुछ भी आप आउट ऑफ द बॉक्स करने जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं समाज को और परिवार को एक्सेप्ट करने में समय तो लगता है। आपके घर में यदि डॉक्टर और इंजीनियर ही हुए हैं और आप कह देंगे कि नहीं आपको एक्टर बनना है, तो ये उनके लिए एक बड़ा विषय है कि नहीं नहीं ये फील्ड थोड़ी अलग है, ये सब छोड़ो, सेफ रास्ता अपनाओ। तो माता पिता को हमेशा ये लगता है कि बच्चा पढ़े लिखे और उसका फ्यूचर सुरक्षित हो, कि आज के 5 साल बाद उसे फाइनेंशियली या फिर काम में भी कोई दिक्कत देखनी ना पड़े। तो अजीब सी बात है, जब 10वीं में लिखना शुरू किया था और पढ़ाई में एवरेज थे, तो मम्मी की पहली टेंशन थी कि ये लड़की पहले 10वीं पास कर ले। तो हमारी एक कॉपी फाड़ के फेंक दी गई थी, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले थे और बहुत सारा पढ़ाई का टेंशन होता है। हम बिल्कुल नहीं लेते थे, दिन भर खेलते थे, रात में लिखते थे, सुबह लेट उठते थे। तो इस खौफ के चक्कर में उन्होंने मुझे लिखने से बिल्कुल हिदायत दे दी थी कि अभी तुम लिखोगी तो नहीं। और क्योंकि मैं भी इस चीज़ में मुझे बहुत जिद है कि मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। आप कितना भी डांट लें, हाँ करूँगी पॉजिटिव चीज़ें ही, पर वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ। तो मम्मी के खूब डांट फटकार के बाद हमने सोच लिया कि अब कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा कि उनको ये लग जाए कि नहीं इसमें भी ये कुछ तो कर लेंगी। तो इससे पहले कि हमारा 10वीं का रिजल्ट आता, हमारी किताब आ गई, माता श्री खुश। घर में एक चीज़ तो बताऊं कि दादी और पापा का जो संयोग मुझे रहा है, वो मतलब मेरी लेखन यात्रा की बैकबोन कह सकते हैं आप उसे, कि पूरी बैकबोन यदि मैं चल रही हूँ तो सपोर्ट उन्हीं का है, तो मैं चल रही हूँ। फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सिद्ध करते गए कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। पर आज भी आपको एक बात बता दूं, इतना कुछ करने के बाद भी ये दूसरी किताब मैंने अभी तो काफ़ी लंबा एक ब्रेक लिया था, जब मैं पॉलिटेक्निक कर रही थी 3 साल। मुझे याद नहीं है कि मैं किसी मंच पर पढ़ी होगी या मैंने कुछ प्रकाशित किया होगा, नहीं किया, क्योंकि भिड़ी हुई थी कुछ ना कुछ करने में, कुछ तो हो जाए कुछ तो हो जाए। तो वो ब्रेक लेने का एक सिलसिला ये था कि मैं किसी ऐसी जगह से अपना नाम बनाना चाहती थी जहाँ पे मेरे माता पिता और मेरे परिवार को कोई जानता ही ना हो। तो इसीलिए पॉलिटेक्निक खत्म होते ही मैंने देखा कि कौन से शहर में मेरे परिवार को कोई नहीं जानता। तो मुझे ग्वालियर महसूस हुआ कि ग्वालियर में मेरे परिवार की पृष्ठभूमि किसी को नहीं पता। तो ग्वालियर से पुनः अपनी लेखन यात्रा मैंने पूरे आरंभ की, और वहाँ से जो ईश्वर की बदौलत मुझे थोड़ी बहुत पहचान मिली, अटल जी की भूमि को अभी भी स्मरण आता है तो बारंबार प्रणाम करने का मन होता है, क्योंकि अब ये जो भी माही है
ये ग्वालियर की बदौलत है। आपने जैसा कि अपनी बुक का नाम रखा है पंख तेरे हैं, तो इसका शीर्षक आपने क्या सोच कर रखा? आपके मन में क्या विचार आया? मैं महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड कोई एक मतलब एक शब्द का नाम रखना चाहती थी। पहले बहुत दिन तक मेरे दिमाग में चलता रहा कि किताब का नाम होगा उड़ान, पर फिर एक दिन अनायास ही बैठे बैठे दिमाग में फितूर सा आया, फिर जुनून सा आया कि उड़ान तो तब संभव है जब पंख हो। यदि पंख ही नहीं है तो उड़ान कैसी? और हर महिलाओं को जब पुरुष आज़ादी देते हैं तब ये बताते हैं कि ये चीज़ तुम्हें दी जा रही है, पर ये देने की चीज़ ही नहीं है, सबकी हाँ। अपनी अपनी स्वतंत्रता है। तो ये शीर्षक है तो बड़ा छोटा सा, पर इसका अर्थ आप जितना समझते जाएंगे उतना ही गहरा है कि पंख हर व्यक्ति के पास है। किसी महिला की ये बात नहीं है, पुरुषों के भी पास है। सबके अपने अपने पंख हैं, तो सबका उड़ने का दायित्व और अधिकार अपना स्वयं का है। आपको मैं बोलूं कि जाओ मैं तुम्हें उड़ाऊंगी, मैं कौन होती हूँ आपको उड़ाने वाली? हाँ। और एक बड़ी विडंबना सी चल रही है कि हर स्त्री को पुरुष जैसा होना है, हर स्त्री को पुरुष के समतल होना है। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों इक्वल हैं। जो ट्रेन की पटरी होती है ना, जो एक दूसरे के साथ चलती है, ये वो हैं। और स्त्री को पुरुष जैसा होना चाहिए या स्त्री को स्त्री ही रहना चाहिए? स्त्री को स्त्री होना चाहिए, पुरुष को पुरुष होना चाहिए। जिस दिन ये दोनों एक दूसरे के जैसा बनने लग जाएंगे, तो देखिए ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है कुछ चीजें, तो वो वैसी ही चली आए तो बहुत अच्छा है। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि आप धार्मिक किताबें पढ़ती हैं, तो हाँ। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगी कि आप कौन कौन सी धार्मिक किताबें पढ़ती हैं और उन्हें कौन सी किताब रिकमेंड करेंगी? मैं यूं तो रामायण पढ़ती हूँ, और जितना ज़्यादा हो सकता है मैं ऋतंभरा जी को पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, और उससे ज़्यादा यदि संभव हो पाए तो मैं मेरे सदगुरुदेव अवधेशानंद जी को पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, और उन्हीं को गढ़ने की कोशिश में हूँ। अब आप हमें ये बताइए कि आपका इस किताब लिखने का मोटिव क्या था? देखिए, चूँकि जो लोग जानते हैं कि मैं क्या लिखती हूँ, तो उन्हें पता है कि मैं महिला सशक्तिकरण पर ही लिखती हूँ। पर ये महिला सशक्तिकरण थोड़ा अलग है। ये महिला सशक्तिकरण उस विषय में है कि सूडो फेमिनिज्म है, उसके बिल्कुल विपक्ष में है। क्योंकि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, ठीक है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है कई मायनों में, ठीक है, पर एक हाथ में शराब और एक हाथ में सिगरेट को यदि आप महिला सशक्तिकरण बोलते हैं, तो फिर मुझे मंजूर है वही रानी लक्ष्मीबाई और वही अहिल्याबाई होलकर, जो आधुनिक महिला नहीं थी पर सशक्त महिला थी। तो ये किताब, इसके अंदर भी कुछ वही चीज़ें हैं। 25वें सावन की दहलीज पर मैं हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैंने देखा ही क्या है, हो सकता है मैं कुछ गलत भी सोच रही होंगी, पर यदि मैं ये सोच रही हूँ कि वैज्ञानिक ज्ञान आपको है, अच्छा सशक्तिकरण है। आज एक बेटी मेरे साथ यहाँ पे बैठकर मुझसे प्रश्न कर रही है, अच्छा सशक्तिकरण है। एक बेटी कैमरे के उस तरफ पूरा कैमरा मैनेज कर रही है, अच्छा सशक्तिकरण है। पर यदि आप कह रहे हैं कि शहर में, बार में, पब में ठुमके लगाती हुई महिलाएं ये सशक्तिकरण है, तो क्षमा करिएगा, मैं ऐसे सशक्तिकरण के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और पूरी चीजें ये इसी किताब में मैंने उसी मानसिकता को रखा है। लोग नई नई पीढ़ियां, मतलब कल 8 मार्च थी, महिला दिवस मनाया गया, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े मंच सजाए गए महिला सशक्तिकरण के लिए। किस बात के लिए? जब महिलाएं ही महिलाओं को पीछे खींचने का काम कर रही हैं, तो महिला सशक्तिकरण कैसा? मैं ये बात बता दूं कि जिस दिन महिलाएं बढ़ती हुई महिलाओं को सपोर्ट करने लग जाएंगी, उनका सम्मान करने लग जाएंगी, उस दिन इतने बड़े मंच सजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महिला सशक्तिकरण उस दिन सही मायनों में सिद्ध हो जाएगा। यही सब बस ये किताब में है। आपको इस किताब को लिखने में कितना समय लगा? देखिए, लेखकों के लिए ये बड़ी समस्या होती है कि वो सोच लें कि 30 दिन में 30 पन्ने लिखेंगे, तो हो नहीं पाता।
वो तो ऐसा है कि जिस दिन जो चीज़ आना है वो उसी दिन आएगी। तो ईश्वर की कृपा से बोला जाए तो मुझे कुछ चीज़ें जो पहले से मैंने लिखी हुई थी वो इसमें हैं, और कुछ बातें जो मैंने लिखी हैं, लगभग 2 से 3 महीनों का ये पूरा संकलन है। अब हम अपने साथ इस वीडियो में ले रहे हैं माही शुक्ला की सिस्टर। आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं माही दीदी की छोटी बहन एंजल शुक्ला हूँ। मैं अभी कक्षा 12वीं की अभी फ़िलहाल मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि माही एज अ बिग सिस्टर कैसी है? बहुत ही अच्छी है, पर कभी कभी थोड़ा परेशान भी करती हैं। मतलब जैसे नॉर्मली होते हैं वैसी ही हैं। स्ट्रिक्ट होना चाहिए जिस टाइम पे उस टाइम पे स्ट्रिक्ट होती हैं, जब लीनियंट होना चाहिए तो लीनियंट होती हैं। आप एक लेखिका की बहन होने में कैसा अनुभव कर पा रहे हैं? ऐसे महान व्यक्तित्वों के सानिध्य में बड़ा होना ही बहुत गर्व की बात है। तो मैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। आप हमें माही की दिनचर्या के बारे में कुछ बताइए। दीदी की दिनचर्या थोड़े लेट स्टार्ट होती है, लगभग 9-10 बजे तक, क्योंकि इसके पीछे एक कारण भी है, क्योंकि वो रात में देर तक के अपनी कविताओं पे काम करती हैं, गद्य पे काम करती हैं, तो ये स्वाभाविक है। और फिर काम तो वो दिन में कुछ नहीं करती हैं, और बस यही है, रात में वो अपना लेखन करती हैं। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन ये था कि क्या आप भी लेखन कला की ओर जाना चाहते हैं? नहीं, ये कुछ ही कुछ लोगों में भगवान टैलेंट देते हैं, और ऐसा टैलेंट मुझ में तो नहीं है। वो तो दीदी को ही भगवान ने नवाजा हुआ है। पर उसके पास जो टैलेंट है कहीं ना कहीं वो भी बहुत अलग सा टैलेंट है, उसमें मैं भी पारंगत नहीं हो सकती। तो इसमें एक ऐसा टैलेंट है कि आप कोई भी फल, सब्जी या कोई भी चीज़ आप सामने ला के रख दीजिए, यदि वो हेल्थ से रिलेटेड है, दीदी बिल्कुल बता देंगी कि आपको ये खाना चाहिए या नहीं, आपको ये खाने से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आप अब भी मैंगो जूस ला के यहाँ पे रख दीजिए, मैंने यदि मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं पीना, दीदी पीछे से बताएंगी दीदी पी लो, उससे ये भी मिलता है, वो भी मिलता है, वो भी मिलता है, वो भी मिलता है। तो ये सारी चीजें, इनको बड़ा बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, पर बनना नहीं है डॉक्टर। ठीक ठीक। जैसा कि आपने बताया, आपने अटल जी की भूमि से स्टार्ट किया है, तो आप अटल जी के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहेगी? ज़रूर। तो एक पंक्ति, मतलब एक कविता मैंने अपनी पिछली किताब टीनेज राइटर में लिखी थी। जिस समय उनका देहांत हुआ था उसी वक्त ये कविता हुई थी कि वही आज चल बसा जिसका नाम अटल था, कविताओं और कहानियों में जिसका नाम अमर था, वो क्षमा था या था परवाना, उसको स्पर्श प्रणाम था, इस भारत भूमि में जन्म लिया, अहो भाग्य हमारा था। अटल था वो हर बात पे ही, कठिनाई से लड़ता था, धार खड्ग हाथ ना लिए मीठे वचनों को कहता था। उसने अब तक कहीं जीवन में पाया ज्यादा से ज्यादा था, वो पैसा नहीं वो इज्जत थी जिससे उसे प्रेम अपार था। पाक चीन से वो ना डरता, सुलह कराने आया था, वो समा था या था परमाना, उसको स्पर्श प्रणाम था, उसको स्पर्श प्रणाम था। बहुत ही शानदार पंक्तियां अटल जी के लिए। और मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगी कि आप किसी महिला लेखिका के लिए भी अगर कोई पंक्ति कहना चाहे तो? ज़रूर। मेरी एक मतलब वैसे तो पूरा लिखा जितना भी है वो पूरा महिलाओं पर है, पर एक जो पंक्ति जिसने मुझे मंचों पर पहचान दिलाई, वो पंक्ति आपके बीच रखती हूँ, आपके सभी श्रोताओं को समर्पित करती हूँ। हाथ में जो है सदियों खनकती रही, वो है भालाओ बरछी से कम भी नहीं, खनखनाहट से ताकत को मत आकिए, चूड़ियाँ शस्त्र हैं बस सजावट नहीं, चूड़ियाँ शस्त्र हैं बस सजावट नहीं, तुमने कमजोर इनको क्यों आका था फिर, शक्ति चूड़ी की तुमको बताना था फिर, तुमने नामर्द के हाथ दी चूड़ियाँ। जब भी कोई नेता या कोई पुरुष अपने काम में को ठीक से नहीं कर पाता है तो हम उसके दरबारों तक चूड़ियाँ लेकर पहुंच जाते हैं कि इस नेता को तो चूड़ियाँ पहना देनी चाहिए। चूड़ियाँ कभी कमजोरी का प्रतीक हो ही नहीं सकती। तो तभी ये बंद हुआ कि
तुमने कमजोर उसको क्यों आका था फिर, शक्ति चूड़ी की उसको दिखाना था फिर, तुमने नामर्द के हाथ दी चूड़ियां, और दिया भी तो क्या करना था, शक्ति चूड़ी की उसको बताना था फिर, शक्ति चूड़ी की उसको बताना था फिर। और चूड़ी नहीं श्रृंगार ये एक कहानी है, महिलाओं को मिली माँ अम्बे की निशानी है, और उस माँ के हाथों तक चूड़ी देखी मैंने, जिसके हाथ तिरंगा ढाल कृपाणी है। तो इतनी सशक्त चूड़ियाँ कमजोरी का प्रतीक कब हो गई, इसी विचार पर ये कविता लिखी थी। वैसे तो कविता बहुत बड़ी है पर समय कम है, इसीलिए इतनी रखती हूँ। जैसे कि हमें पता है कि आप बुक लिखती हैं तो बुक पढ़ती भी होगी, तो ऐसी कोई बुक जिसे आप पढ़ के इमोशनल हुई हो, और क्यों? साध्वी रितंभरा जी की एक किताब है माँ सृष्टि की धुरी। ये एक ऐसी किताब है कि कोई भी बच्ची या कोई भी महिला उस किताब को पढ़ेगी तो मुझे 100% विश्वास है कि वो भावुक होगी, क्योंकि माँ कैसी होनी चाहिए, माँ की महिमा क्या है, ये सब उसमें बताया गया है। आप लेखिका होने का अनुभव बताइए हमें। लेखिका होना अपने आप में बड़ा सुखद अनुभव है। मतलब यदि माँ सरस्वती ने आपको आप पे इतनी कृपा की है कि आप जो महसूस कर रहे हैं आप वो लिख पा रहे हैं या कह पा रहे हैं, उससे बड़ा सुख जीवन में नहीं है। मतलब लोग आजकल डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो अपनी भावनाएं जो उनके अंदर चल रहा है वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो लिख नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हम अपनी चीजें, हमारी बातें, हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारी खुशी लिखना शुरू कर देंगे या बोल पाएंगे, मान लीजिए उस दिन तो आधा दर्द ऐसे ही खत्म हो जाएगा, आधा डिप्रेशन वहीं सॉल्व हो जाएगा। तो लेखक होना और लेखिका होना ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर एक व्यक्ति को होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को अपनी डेली डायरी मेंटेन करनी चाहिए। क्या कुछ मत लिखिए, आज मैंने क्या किया, आज मेरे साथ क्या हुआ, ईश्वर को धन्यवाद करिए जो अच्छा हुआ, और जो अच्छा नहीं हुआ उसके लिए लड़िए। आप, ईश्वर आपके हैं, हक आपका है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने मन को किताबों में उड़ेल पाती हूँ। और कहीं ना कहीं साहित्य, अब इस यात्रा में जो मैं चल पड़ी हूँ, मुझे लगता है कि कुछ हो या ना हो, एक थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज 100 नहीं तो 5 व्यक्ति तो बदलेंगे। बहुत अच्छा लगता है कि आप अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को औरों तक पहुंचा रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो आपको सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति यदि जीवित है तो वो सिर्फ सम्मान के लिए जीवित है। तो आपको लगता है कि ये जो बुक्स हम लिखते हैं तो ये लोगों पे प्रभाव डालती है? देखिए, किताबें समाज की का आईना होती हैं। यदि मतलब किसी देश में ये जानना हो कि क्या चल रहा है या आने वाली पीढ़ियां कहाँ जाने वाली हैं, पतन की ओर हैं या विकास की ओर है, तो ये देखना चाहिए कि वहाँ के युवा लेखक लिख किस विषय पे रहे हैं। कहीं ना कहीं यदि युवा पीढ़ी कुछ विषय को लेकर आगे बढ़ रही है, युवा पीढ़ी क्या लिख रही है ये मायने जितना रखता है, उतना ही ये भी मायने रखता है कि हमारा समाज पसंद क्या कर रहा है। और ईश्वर की कृपा से हमारा देश प्रगति की ओर है, हमारा देश विश्व गुरु बनने की कतार पे है। क्यों? क्योंकि हमारा देश पसंद कर रहा है आजकल रामायण, भागवत, ये सब चीज़ें। और ईश्वर की कृपा से पंख तेरे हैं इस किताब को भी अपार स्नेह मिल रहा है। तो अच्छी किताबें पढ़ी जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गोदान पढ़ी जा रही है। हाँ, मतलब बहुत अच्छी अच्छी किताबें रश्मि रथी पढ़ी जा रही है। इसका तात्पर्य यही है, बेस्ट सेलर किताबें, अवधेशानंद जी की बेस्ट सेलर किताबें निकली हैं, तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ा है समाज पे। और यदि लोग खरीद रहे हैं, इसका तात्पर्य यही है कि वो आत्मसात भी कर रहे हैं। तो किताबों से ज्यादा प्रभाव, और आज के दिनों में सोशल मीडिया, किताब और सोशल मीडिया, ये दो ही चीजें हैं जो समाज में बदलाव ला सकती हैं। किताब लिखने में और उसे प्रकाशित करने में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? देखिए, पहली बात तो जो भी लिख रहा है या लेखन शुरू करने वाला है उसको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं।
और अब राइटर्स टिप्स, तो पहली टिप तो यही है कि अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट आप जब तक संतुष्ट ना हो तब तक लिखें। पहले पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करें। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में किताब पब्लिश नहीं होती। पहले पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट कंप्लीट करें। एक बार आप पब्लिशर से बात करें, उससे पहले आपको ये संतुष्टि होनी चाहिए कि नहीं, अब मुझे इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, अब मेरी ये किताब तैयार है। उसके बाद पब्लिशिंग हाउस देखें कि आपको कौन सा पब्लिशिंग हाउस पसंद है। फिर उस पब्लिशिंग हाउस को अपनी पांडुलिपि भेजें। पांडुलिपि भेजनी होती है, तो फिर पब्लिशिंग हाउस आपको एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मतलब आप किस फॉर्म में लिख रहे हैं, आप क्या विषय लिख रहे हैं, वो लोग क्या छापते हैं। इस चीज़ों को देखकर उनकी बेस्ट सेलर किताबें देखिए और उसके बाद पब्लिशिंग हाउस में एक बार रिक्वेस्ट करिए पांडुलिपि के साथ ही, वो आपको अपना जवाब देंगे। जवाब जो भी हो, 2-4 पब्लिशर्स को हाथ मारते रहिए, कोई ना कोई तो हाँ बोल ही देगा। उसके बाद एक सेशन आता है कि वो प्रिंटिंग के कुछ अमाउंट लेते हैं आपसे। उसके बाद वो पुनः आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट लेने के बाद वो फॉर्मेटिंग करके आपको दोबारा भेजते हैं। उसमें ये गलती ना करें कि आप ऊपर ऊपर से देख लिया कि नहीं मैंने तो सब सही लिखा था, सही होगा, भेज दिया। नहीं, उसको अच्छे से पढ़िए, 4 दिन 5 दिन का समय लीजिए, फिर वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो फॉर्मेटेड आई थी उसको कंफर्म करिए, आपके कवर को डिज़ाइन करिए। मैंने तो ये कवर को खुद ही डिज़ाइन किया है। तो होना चाहिए कि कवर आपके मन के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि जो लिखता है वो जानता है कि अंदर क्या है, तो बाहर से वो कैसी दिखनी चाहिए। तो फिर अपने किताब का शीर्षक, बाकी सारी चीज़ें, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए। किताबें आजकल तो ऑनलाइन भी बिकने लगती हैं, वो पब्लिशर्स ही डाल देते हैं। तो अपने लेवल पे पर ज़रूर कोशिश करिए कि अच्छा सेल हो। एक और सवाल था मेरा आपसे कि अगर आप लेखिका नहीं होती तो क्या होती? अगर मैं लेखिका नहीं होती तो मैं वैसे तो इंजीनियर हूँ गलती से, पर यदि इंजीनियर और लेखिका, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा मैं मोल्ड करूँगी कि यदि मैं लेखिका नहीं होती, वो तो पता नहीं कैसे होता है, वो तो जुनून सा होता है, वो आप चाहें ना चाहें आप में आता है। पर यदि मैं इंजीनियर ना होती हाँ। तो मैं जज होती। अच्छा। मतलब मुझे बचपन से बड़ा शौक था कि मुझे सरकार की सेवाओं में जाना है, तो फिर मन में आया क्या करना है। मैं सोचा जज बनना है, क्लैट करना है। इंदौर गए। इंदौर में एक प्रज्ञा गर्ल्स स्कूल करके बोर्डिंग स्कूल है, हमारा दाखिला वहाँ करवाया गया और हमें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। हमने 4-5 दिन तो बहुत मज़े भी लिए, क्योंकि वहाँ पे फायरिंग सिखाई जाती थी, हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती थी, तो हमने आनंद भी लिया। पर एक दिन रियलाइज़ हुआ कि यार आए क्यों थे यहाँ पे, क्लैट करने आए थे, कोचिंग कर रहे हैं नहीं। फिर फ़ोन किया मम्मी को, मैंने कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे, आप हमें लेने आइए। उन्होंने कह दिया कि बहुत अच्छा स्कूल है, वहीं पढ़ोगी। हमने कहा लेने आइए, नहीं तो हम छत से कूद जाएंगे। अगले दिन सुबह मम्मी हमें लेने आ गई। हाँ, और फिर क्योंकि वो डर था कि हम इतने बड़े स्कूल में पूरी फीस साल भर की देने के बाद आ गए, और फीस का तो रिफंड भी नहीं होता बड़े बड़े स्कूलों में। हाँ। तो इसीलिए हमने वापस आए, आइडियल में दोबारा स्कूल एडमिशन ले लिया कि हम वहीं से 10th निकल के गए थे। तो हमने कहा बायो लेंगे, अब बायो पढ़ेंगे शांति से, ताकि घर में डांट ना पड़े। फिर हमारे 11th के क्वार्टरली एग्जाम्स हुए और किसी सब्जेक्ट में हमारे 14 नंबर 80 में से, किसी में 14 नंबर, किसी में 30 नंबर, किसी में 12 नंबर। तो हमारे डायरेक्टर ने हमारी मम्मी को बुलाया, एक सुनील सिंह सर करके आइडियल स्कूल के बहुत अच्छे वो डायरेक्टर हैं, और उन्होंने हमारी मम्मी को बुलाया और कहा कि क्या कर रहे हैं बच्ची के भविष्य के साथ। वो ये इतनी अच्छी है पढ़ाई में, पर वो ये ऐसे मार्क्स ला रही है। फिर उन्होंने हमसे पूछा क्या करना चाहती हो। फिर हमने जब उन्हें बताया कि ह्यूमैनिटीज़ लेके हम क्लैट करना चाहते हैं ये वो, फिर उन्होंने हमें टीली बाई में ह्यूमैनिटीज़ दिलाया, पर फिर कोविड आ गया। आपसे बातचीत में हमने जाना कि आप महिला सशक्तिकरण पे काफ़ी ध्यान दे रही हैं, और जैसे कि आपने बोला कि आप क्लेट करना चाहती थी, मतलब आपको शासन में जाना है।
जी। तो आप राजनीति भी चूज कर सकती थी। राजनीति भी एक ऐसा अच्छा कहना चाहिए स्थान है जहाँ से आप जनता की सेवा कर सकती है, महिलाओं की सेवा कर सकती है, महिलाओं को सहयोग कर सकती हैं। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात, राजनेता की अपनी एक धमक है, पर जो अधिकार हैं वो तो अधिकारियों के ही हैं। आप कितने भी बड़े नेता बन जाएं, जहाँ पे कलेक्टर की साइन लगनी है वहाँ पे मंत्री की साइन से काम नहीं होगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को बहुत सपोर्ट किसी एरिया में किया जा सकता है तो वो न्यायपालिका में किया जा सकता है, क्योंकि जो घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, जैसा जो भी माहौल चल रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब आज की डेट में, मैं ऐसा कहना नहीं चाहिए मुझे, पर जितने ज़्यादा घर टूट रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सोचने का विषय है। और जितना हम लोग रेप वाले केस में बात करते हैं, उन पे काम करते हैं, थोड़ा कुछ ध्यान हमें इस विषय में भी देना चाहिए कि भारत देश में इतने घर टूट रहे हैं, इतने, ये ना हो। क्योंकि भारत यदि बना है तो भारत सभ्यताओं से, संस्कारों से, क्यों है हम विश्व गुरु? अमेरिका भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, पर हम क्यों हैं? क्योंकि हमने संस्कृति को संभाल के रखा है। हमने ये चीज बचा के रखी है कि अतिथि आज भी हमारे यहाँ देवो भव ही है। कोई दुश्मन भी आएगा तो आप उससे सीधे तलवार लेके यदि आपके घर आया तो लड़ने नहीं जाएंगे, आप बैठाएंगे उसको शांति से, पानी पिलाएंगे। पानी पिलाएंगे। ये तो जरूर है ना। तो ये किसने बचा के रखा है? महिलाओं ने। तो न्यायपालिका में जाके मुझे इस चीज पे काम करना था कि घर ना टूटे। आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी? ये एक बड़ी जिम्मेदारी की बात है, क्योंकि मैं भी एक युवा ही हूँ और जिन्हें मैं संदेश देना चाहती हूँ वो भी युवा ही हैं। तो ये बड़ी बराबरी का मामला है कि मैं, बराबरी में ये होता है ना, सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। नहीं समझते हैं, पर यदि समझें तो ये समझें कि बहुत ज़्यादा पाश्चात्य की चकाचौंध में ना आए। अच्छा है आधुनिक होना, मैंने पहले भी आपसे कहा कि बहुत अच्छी बात है आप आधुनिक हों, पर पॉजिटिव वे में हों। आज आप मुझे एक बात बताइए, सोशल मीडिया का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक चीज़ें सोशल मीडिया पे डालिए, आपको पॉपुलर होने में कंसिस्टेंसी के साथ, आप रोज़ भी एक वीडियो डाल रहे हैं तो भी कंसिस्टेंसी के साथ आपको तो भी 1.5 साल तो लग ही जाएंगे कि आपको 1000 से 1500 लोग फॉलो करें। आप ज्ञानवर्धक बातें बोल रही हैं तो उसी जगह एक बालिका जो नृत्य की वीडियो डालती है, वो कैसी है ये मैं नहीं बोल रही हूँ, जैसी भी वीडियो डाल रही हैं आप अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, उसको कितना समय लगेगा? 6 महीने। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप थोड़ी ऐसी वीडियोस डालिए कि युवा पीढ़ी पसंद करे। अब युवा पीढ़ी कैसी वीडियोस पसंद कर रही है? मतलब बेतुकी बातें जिसका कोई सार ही नहीं है, वो वीडियोस आप डाल रहे हैं। कितने दिन लगेंगे? 2 महीने में आपको YouTube बटन भी आ सकता है नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज से बचिए। अच्छा ही है आधुनिकता, कितनी अच्छी अच्छी तकनीकें हैं हमारे पास, भरपूर उपयोग करिए। आप लोगों ने देखा अभी बीच में बड़ी AI वाली फोटोज बनाई जा रही थी, हमने भी बनाई, अच्छा है। अब उससे आप और कुछ सृजन करिए। आप अपना एक सोशल मीडिया हैंडलिंग वो खोल लीजिए, अपनी एक कंपनी कि आप लोगों का सोशल मीडिया हैंडल करें। गूगल जेमिनाई से बनाइए फोटो और पोस्ट कर दीजिए उनके हैंडल पे। नहीं कर सकते हैं? हर चीज का एक पॉजिटिव उपयोग हो सकता है, पर हम करें तो। अभी बीच में मैं एक कार्यक्रम में बतौर जज गई थी, उन्होंने मार्केटिंग के वीडियोस जो बनाए थे AI से बनाए थे। तो ऐसा यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो अच्छा है ना, पर सोशल मीडिया आपको 2 रास्तों पे ले जा सकता है। जो कमा रहे हैं उनसे, उनका तो ठीक है, पर जो भ्रष्ट हो जा रहे हैं उससे, आप क्या कंटेंट दिखा रहे हैं लोगों को, आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल होशो हवास में हमें बोलना भी चाहिए। और पोस्ट करने से पहले 4 बार सोचिए तो आप क्या डाल रहे हैं।
आप क्या परोस रहे हैं लोगों को। और चूंकि अभी ग्रामीण अंचल के लोग उतना ज़्यादा शिक्षित नहीं है, तो इतना होने के बाद उन्हें लगता है कि उनका बच्चा आधुनिक हो रहा है तो होने दो, बढ़ने दो। अरे देखिए ज़रा, और चूंकि यदि माता पिता इतना विश्वास आप पे करते हैं तो जिम्मेदारी फिर आपकी है कि आप जो भी करें उनके योग्य करें, उनके अनुसार करें, उनकी अस्मिता पे आंच ना आ जाए, ये सब अपने दिमाग में रख के करें। और आजकल तो क्योंकि इतना ज़्यादा धर्म का चलने लगा है, तो युवा पीढ़ी ऐसे इतनी संभल चुकी है कि इतना ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी मैं यही कहूँगी कि पाश्चात्य होने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी संस्कृति भूल जाएं। पाश्चात्य होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी परंपराएं भूल जाएं, अपने संस्कार भूल जाएं। तो संस्कार के साथ, परंपराओं के साथ, अनुशासन के साथ अपने जीवन में लगे रहिए। और रिजल्ट फिर यदि अनुकूल ना आए आपके तो फिर बात और है। अनुशासन, आपने कहा अनुशासन, आपके लिए अनुशासन का सही मतलब क्या है? देखिए, अनुशासन का सही अर्थ यदि आप जानने की कोशिश करें तो अपने हृदय को, अपने सर्वस्व को प्रभु को अर्पित कर दीजिए, या फिर आप जिसे भी इष्ट मानते हो, वो कोई भी हो सकते हैं। अल्लाह भी तो आपको ऊपर से देख ही रहे हैं ना। यदि आप बाबा झूमदेव वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारे यहाँ पे, वो भी तो ईश्वर को मानते ही है ना, कोई तो उन्हें भी देख रहा है ना। तो आप जिसे भी मानते हैं, आप ये चीज़ तो हमेशा के लिए गार्ड बांध लीजिए कि वो आपको हर क्षण हर पल देख रहा है। और ये चीज़ आपने यदि मान ली तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी कोई गलत काम कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो तो देख रहा है भाई, कोई देखे चाहे ना देखे, वो तो चुकाएगा। हमने आपसे बातचीत में जाना कि आज के युवाओं की मानसिकता बदल रही है। हाँ। युवाओं के साथ साथ उनके जो माता पिता हैं, क्या वो उसे सही तरीके से समझा पा रहे हैं, उनकी गलतियों को ठीक कर पा रहे हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी भारत इसीलिए है क्योंकि ग्रामीण अंचल इसमें बसता है। और ग्रामीण अंचल के लोग बहुत मासूम होते हैं। उन्हें आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए, तो वो इतने भोले हैं ना कि वो मान जाएंगे, हाँ भाई ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ये यदि बोल रहा है तो ये सही है। सही बोल रहा हूँ। तो आपके हाथों में तो माता पिता ने गैजेट थमा दिया है, आप उसमें किस तरह उसका प्रयोग कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। तो वो सिखाएं, इससे अच्छा है कि आप भी तो सीख जाएं। आप भी तो सीख सकते हैं। यूट्यूब में आप ना जाने कितने 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 वीडियो देखते हैं, कौन से वीडियो पे क्लिक करना है ये आप जानते हैं ना बखूबी। एक कवर बता देता है आपको कि आपको कौन सा वीडियो देखना है। तो सिखाने का पूरा एक दायित्व माता पिता का है, ये नहीं है परिवार का है, ये नहीं है। आजकल तो शिक्षकों को भी अनुमति नहीं है कि वो 2 डंडे मार के बच्चों को ठीक कर दें। हमारी वक्त पे तो हमने खूब चपेटे खाई हैं, पर आजकल ये भी नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि, क्योंकि मुझे ऐसा मैक्सिमम लगता है कि मुझे युवा पीढ़ी सुनेगी, इसीलिए मैं युवा पीढ़ियों को ही कहूँगी कि यदि आप नेगेटिव चीज़ें माँ बाप से छुप के कर सकते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें भी यदि करनी है तो भाई यूट्यूब पे देख लो ना कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। आप कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे देखो। हाँ, हर चीज़ क्या नहीं डला है यूट्यूब पे, हर एक चीज़ तो है। तो इसी से जुड़ी हुई एक कहानी मुझे याद आती है मेरी, कि हम बहुत सारी चीज़ें ये बोल के रख देते हैं कि मम्मी पापा मना करेंगे। हमने बहुत सारे काम ये बोल के नहीं किए कि, मतलब बहाना दिया कुल मिला के समाज को कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे हमारे तो। अरे भाई, आप एक बात बताइए, सिगरेट पीने के लिए मम्मी पापा मानते हैं? आप शराब पिए इसकी अनुमति माता पिता ने दी है? नहीं दी ना। छुप के कर रहे हैं ना। गुटखा, कौन सा माता पिता कह रहा है कि बेटा रोज गुटखा खाना, दिन में 2 पुड़िया खाना? कोई कह रहा है? नहीं, पर खा रहे हैं ना। किसी बेटी की मम्मी ने मना कर दी कि वहां नहीं जाना, वो बाहर रह रही है, उसकी मम्मी ने मना कर दी कि वहां नहीं जाना अपने दोस्तों के साथ, और गई हो तो दोपहर में ही जाके दोपहर में ही वापस आ जाना। आप मुझे एक बात बताइए, आपने मानी? आप गई ना, शाम तक घूमी ना जब तक आपको घूमना था। तो फिर यदि पॉजिटिव काम करनी है, उसके लिए क्यों भाई मम्मी पापा का कार्यक्रम, कि मम्मी पापा नहीं मान रहे। मुझे मम्मी ने किताब लिखने मना कर दी थी, मतलब कविताएं, कहानियां, कुछ भी लिखने। उन्होंने कहा था कि जो भी लिखना है 10वीं के बाद लिखना, अभी कुछ नहीं।
मैंने आंसर्स के बीच बीच में कविताएं लिखी हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी एक रफ कॉपी थी जो मेरी एक क्लासमेट थी वेदिका मिश्रा, वो अपने घर ले जाया करती थी कि मैं क्लास में बैठ के उसमें कविताएं लिखती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे घर पे तो बैक चेक होने वाला सिस्टम है। मेरे घर में मम्मी खोलेंगी सारी कॉपियां और यदि पढ़ ली तो फिर मेरी पिटाई निश्चित है। इसीलिए यदि आप नेगेटिव काम करने से पहले ये नहीं सोच रहे हैं कि मम्मी पापा मना कर रहे हैं, तो पॉजिटिव काम करने से पहले भी मत सोचिए, छुपा के कर लीजिए। बाद में जब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तब दिखाइएगा, ये देखिए जब आपने मना किया था तब हमने ये काम किया है। अब गर्व है। मेरी मम्मी ने पहले मुझे सबसे ज़्यादा डांटा है कि ये क्या कविता करती। 2 दिन पहले उन्हीं का स्टेटस डाला था जब मुझे सम्मानित किया गया कि मुझे गर्व है, मैं गौरवान्वित हूँ इस पल से। तो कुछ यदि पॉजिटिव रिजल्ट देगा ये आप जानते हैं तो कर लीजिए, मत डरिए, क्योंकि बहुत काम ऐसे हैं जो हम छुपा के कर रहे हैं पर वो नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं, आज नहीं कल नहीं 10 साल बाद। तो जो चाहे कर लीजिए, पर करने के बाद फिर ये मत सोचिएगा कि ये मैंने क्या कर लिया। हमें अभी जानकारी मिली थी कि आपको यूनाच सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, आप उस विषय में कुछ कहना चाहेगी? हाँ, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कवि सुमित ओरछा भैया हैं, तो काव्य जगत में वो मेरे बड़े भाई हैं और उन्हीं ने मुझे न जाने क्या उन्हें ये लगा कि मुझे वहाँ होना चाहिए सम्मानित, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैं अपने पिताजी के साथ ओरछा गई थी और वहाँ पे रावतपुरा सरकार, जो आप सब जानते होंगे, उनके हस्तकमल से ये सम्मान मुझे मिला था। और वो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, युवनाथ तो सम्मान है और बहुत बड़ा कार्यक्रम धन्य धन्य बुंदेलधरा करके ये कार्यक्रम होता है, जिसमें बुंदेलखंड की प्रतिभाओं को दिखाया जाता है, कल्चर को दिखाया जाता है और अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी के कारण उस कार्यक्रम को मनाया जाता है। और बहुत संख्या में लोग, कवि हों, साहित्यकार हों, जो भी व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में पारंगत है, अच्छा काम कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है, उसको सम्मानित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है ये धन्य धन्य बुंदेलधरा। वहाँ पे कविता शर्मा जी ने गायन किया था, लोक गायिका है वो, और बहुत बड़े पैमाने में वो कार्यक्रम हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर। तो ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए और कहीं ना कहीं मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि कभी कभी सम्मान बड़े होते हैं और कभी कभी जो सम्मान दे रहा है, जिनके हाथों से आपको सम्मान मिल रहा है, वो बड़े होते हैं। तो इस बार सम्मान तो जो था वो था, पर ओरछा जैसी भूमि में, जो राम राजा सरकार की राजभूमि कही जाती है, ऐसी भूमि में किसी ऐसे संत जिनको देखने के लिए भी लोग तरसते हैं, उनके हाथों आपको सम्मान मिल रहा है, तो ये मेरे लिए तो बड़ा ऐसा क्षण कि वो क्षण जब भी मेरे स्मरण में आता है, दिल बिल्कुल इतना शुक्रगुजार होता है ईश्वर का कि। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इस उम्र में लिखते हैं तो श्रृंगार लिखते हैं, आपने महिला सशक्तिकरण कैसे चुना? तो इसका भी एक जवाब मैंने अपनी पंक्तियों में लिखा था कि पीड़िता जब तक है बेटी तो लिखूं श्रृंगार कैसे, अश्रुपूर्ण आंखें जहाँ हो लिखूं लाली लाल कैसे, और पायल लिखूंगी उसकी रुनझुन चूड़ियों की खनक भी मैं। मतलब लिखने का मन तो सब है, पायल लिखूंगी उसकी रुनझुन चूड़ियों की खनक भी मैं, पर गड़ी चूड़ी जब हाथ में हो तो लिखूं श्रृंगार कैसे। तो ये पंक्ति बहुत पहले लिखी थी कि जब लिखना ही शुरू किया था, तो ये प्रश्न अक्सर उठता है कि इस उम्र में जब आप हैं तो आप लिखिए प्रेम की गज़लें, गीतों की फुहार, पर जब तक महिलाएं सशक्त नहीं हैं तब किसी और विषय पे सोचा कैसे जा सकता है। मैंने ये सोचकर इसको अपना मुख्य विषय चुना है। अब आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। अपने बारे में ज़्यादा कुछ इसीलिए नहीं बोलूँगी, और क्यों नहीं बोलना चाहती ये इन पंक्तियों के माध्यम से कहूँगी कि लहू अपना जलाकर खुद को उजियारा बनाया है, हवाओं से लड़कर हमने ये रुतबा कमाया है, अदाकारी नहीं आती कि खुद अपनी सना मैं दूँ, सना मतलब तारीफ मैं करूँ, अदाकारी नहीं आती कि खुद अपनी सना मैं दूँ, अधूरी है वो शोहरत जिसको लफ्ज़ों ने से कह के कमाया है।
अधूरी है वो शोहरत जिसको लफ्ज़ों ने बताया है। तो अपने विषय में और मैं इससे ज़्यादा क्या बता पाऊँगी कि मेरा नाम ये है, मैं करती ये हूँ, करने ये जा रही थी, हो ये गया। पर मैं अब जो भी हूँ, मेरे विचार जो भी हैं, पंख तेरे हैं, हाजिर है आप सभी के बीच। तो इसे पढ़िए, जितना ज़्यादा आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, किताब सब बोल देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आपकी पूरी टीम को मेरा अनंत अनंत धन्यवाद। इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी गर्मी में बैठ के, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगे रहिए, जब तक कुछ हासिल ना हो डटे रहिए। धन्यवाद।